नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बिल्कुल अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। चलिए, आज की कक्षा में हम बात करेंगे OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये समझ लिया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है, और उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा कर ली थी। तो आज की चर्चा में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए या मुद्रा संकुचन या मंदी को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। एक बेसिक जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने सारा का सारा इससे पहले वाली कक्षा में कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे ये प्रोसेस के बारे में। हमने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेथड में ये सारे के सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जैसे होता है ना, जैसे अगर युद्ध लड़ी जाती है, अगर भारत पाकिस्तान की युद्ध लड़ी जा रही है तो उसमें गोला का, बम का, रॉकेट का, मिसाइल का, हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है युद्ध जीतने के लिए। तो उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करना भी एक प्रकार का युद्ध है और इसे जीतने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग तरीके के हथियारों का प्रयोग करता है, टूल्स का प्रयोग करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये सारे के सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR और आज इससे पहले भी हम लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में चर्चा किया था। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि सर, जब एक चीज से कंट्रोल हो जाता है तो इतने सारे टूल्स का प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों करता है? तो इसका सिंपल सा यही जवाब है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए हमारे पास क्या होता है, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, ठीक है, डिफेंस में भी 3 प्रकार का डिफेंस होता है, अलग अलग हथियार होते हैं। तो उसी तरीके से ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करने के लिए अलग अलग हथियार है। तो आज हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग होता कैसे है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करता है। पहले एक डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, फिर उसके बाद आसानी से हम प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग यहाँ पे आप दे देंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम लोग किसके बारे में चर्चा करना है? हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं OMO के बारे में। OMO के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक। अब आइए, अब ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और नीचे यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा मार्केट। मार्केट, ठीक है, मार्केट। अब आएंगे, अब असंतुलन की 2 अवस्थाएं होती हैं। असंतुलन की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है, यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा इन द कंडीशन ऑफ, in the condition of inflation, ठीक है, in the condition of inflation यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में, ठीक। यहां पे मुद्रास्फीति की स्थिति में देखिए, याद रखिएगा, ये कल की कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति की स्थिति में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है? यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पर क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक। बाजार में बेचा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट सीधे तौर पर बाजार में इसकी क्या करता है? बेचता है। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? बाजार में इसको क्या करेगा? बेचेगा। बाजार में यहां पे क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगा? बाजार में यहां पे अभी हमने आपको बताया सेल करेगा, ठीक, सेल करेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहां पे 500 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति बाजार में बेचा। एकदम सामान्य रूप से समझिएगा, 500 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति बाजार में बेचा, लोगों ने खरीदा। तो सरकारी प्रतिभूति क्या है? सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से
सरकार जो है बाजार से एक तरीके से कर्ज लेता है। अगर आप सरकारी प्रतिभूति को खरीदते हैं, अगर आप सरकारी प्रतिभूति को खरीदते हैं तो इसका मतलब कि आप जो है सरकार को ऋण दे रहे हैं। तो 500 करोड़ का आपने सरकारी प्रतिभूति बेचा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति बेचा, तो बाजार से 500 करोड़ रुपया निकलकर किसके पास चला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को पैसा दे दिया। यही तो होता है, तरीका यही है। बाजार में सरकारी प्रतिभूति को आपने खरीदा, यानी आरबीआई ने बेचा, आरबीआई बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल दिया कि 500 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति बेचा, तो 500 करोड़ के बराबर पैसा बाजार से निकलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे देगा सरकार को। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है, यानी सरकार का क्या है? एक तरीके से वो डेप्ट मैनेजर है कि भैया हमें पैसे की जरूरत करेगी, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको ही व्यवस्था करना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब कि यहां से पैसा निकलकर कहां चला जाएगा? इसका मतलब कि यहां से पैसा जो है ये निकलकर कहां पे चले जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। मनी जो है ना, ये मनी जो है 500 करोड़ यहां से निकलकर यहां पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब सिंपल सी एक बात बताइए, अभी तक तो आप एकदम पूरे समझ गए होंगे, सारी बातों को समझ गए होंगे कि अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ही काम रहेगा कि मनी सप्लाई को कम करना है। तो आप देखिए मनी सप्लाई कम हो गया, तो यहां पे क्या हुआ? जैसे ही 500 करोड़ का आपने सरकारी प्रतिभूति को खरीदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा, आपने खरीदा, तो ये जो प्रतिभूति है, ये आपके पास क्या हो गया? ये प्रतिभूति जो है आपके पास आ गया। ये 500 करोड़ का प्रतिभूति आपके पास हो गया। बदले में पैसा किसके पास? आरबीआई, और आरबीआई से सरकार के पास। देख रहे हैं, यहां पे सरकारी प्रतिभूति बाजार में आता है, और यहां से पैसा निकलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है कि यहां पर जैसे ही इसको सेल किया जाता है तो मनी सप्लाई में कमी आ जाती है, जिससे डिमांड में कमी आ जाती है, और इससे क्या होता है? कीमत में कमी आ जाती है। यही तो होता है। सेल करने से क्या होता है? सेल करने से मनी सप्लाई में कमी, और डिमांड में कमी, और कीमत में कमी, यानी यहां पर क्या हो गया? मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मुद्रास्फीति का क्या हो गया? नियंत्रण। चलिए अब दूसरे पक्ष पे आइए, यहां पे लिखेंगे दूसरे पक्ष में, इन द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन कहिए, रिसेशन कहिए, डिफ्लेशन, रिसेशन या डिप्रेशन, थोड़ा सा अंतर के साथ सब एक ही, सबके लक्षण एक ही होते हैं। तो इसमें क्या होगा? यानी मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में क्या होता है? यहां पे सरकारी प्रतिभूति को क्या किया जाता है? खरीदा किया जाता है। आरबीआई जो है ना, आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को क्या करेगा? बाई करेगा यानी खरीदेगा, खरीदेगा। अब आइए इस प्रोसेस को समझिएगा, इस प्रोसेस को यहां पे समझेंगे। देखिए अब जो है सरकारी प्रतिभूति को बाजार से आरबीआई क्या कर रहा है? सरकारी प्रतिभूति को बाजार से आरबीआई जो है ना, ये खरीद रहा है। जैसे 1000 करोड़ का मान लीजिए, जैसे सरकारी प्रतिभूति को इसने क्या किया? खरीदा। ये सरकारी प्रतिभूति है, ये क्या है? हमने कहा कि ये जो है ना 1000 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति, 1000 CR, यहां भी CR, तो 1000 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति खरीदा।
तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार से 1000 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति खरीद रहा है तो बाजार से सरकारी प्रतिभूति आरबीआई के पास आ रहा है ना। तो वो सरकारी प्रतिभूति बाजार से निकलकर आरबीआई के पास आ रहा है और बदले में आरबीआई बाजार में 1000 करोड़ का पैसा भेजेगा। भाई 1000 करोड़ का खरीदेगा तो बाजार में क्या होगा, 1000 करोड़ का मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो बाजार में क्या हो जाएगा, बाजार में यहां से 1000 करोड़ का मनी सप्लाई आ जाएगा। बाजार में क्या हो जाएगा, 1000 करोड़ का मनी जो है, मनी सप्लाई, मनी जो है, मुद्रा जो है बढ़ आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, मुद्रा संकुचन की स्थिति में और मंदी की स्थिति में आप जानते हैं कि मनी सप्लाई कम होता है। यही तो होता है ना कि जरूरत, जितना जरूरत है बाजार में, जितनी मनी सप्लाई चाहिए बाजार में उतना मनी सप्लाई है नहीं, जिससे लोगों की क्रय शक्ति है कम है, मांग कम है, और मांग कम होने की वजह से उत्पादन कम हो रहा है और रोजगार कम मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में निराशा का माहौल है, इसको दूर करना है। तो अर्थव्यवस्था में इस निराशा के माहौल को दूर करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंदी की स्थिति में, मुद्रा संकुचन की स्थिति में यही करता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो जैसे ही ये बाजार से 1000 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति, 1000 करोड़ का ये सरकारी प्रतिभूति क्या किया, ये क्या किया, बाई किया। 1000 करोड़ का सरकारी प्रतिभूति क्या किया, बाई किया। तो ये सरकारी प्रतिभूति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया और 1000 मूल्य के बराबर, 1000 मूल्य के बराबर जो मनी है, मुद्रा है, वो कहां पे आ गया, बाजार में आ गया। तो बाजार में 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मनी सप्लाई हो गया। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई में वृद्धि होगी, और मनी सप्लाई में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होगी तो क्या होगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये सब नियंत्रित तरीके से, ये सब क्या है, नियंत्रित तरीके से होता है। आप जानते हैं कि कीमतों को घटाना भी यहाँ पे नियंत्रित तरीके से होता है, नियंत्रित। और यहाँ पे कीमतों को बढ़ाना भी क्या होता है, कीमतों को बढ़ाना भी यहाँ पर क्या होता है, नियंत्रित तरीके से होता है, नियंत्रित तरीके से होता है। ठीक। अब दूसरी कंडीशन, जैसे ही ये मांग बढ़ती है, जैसे ही मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने से क्या हो जाएगा, उत्पादन के लिए प्रेरणा का काम करता है। ये क्या होता है, उत्पादन के लिए प्रेरणा, उत्पादन के लिए प्रेरणा का काम करता है। और इससे क्या होता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार में वृद्धि होती है और इस तरीके से मंदी का भी नियंत्रण हो जाता। ये क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से मंदी का नियंत्रण हो गया। भाई यही तो है, मंदी की स्थिति में क्या हो जाता है, मंदी की स्थिति में मांग कम हो जाता है, मंदी की स्थिति में मांग कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो जैसे ही ये उत्पादन, जैसे ही मांग बढ़ेगा तो मांग बढ़ना जो है ना, उत्पादन के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। मांग बढ़ना उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए इंस्पायर्ड करता है, इंस्पिरेशन का काम करता है। तो उत्पादन के लिए प्रेरणा होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि, यानी मंदी का भी नियंत्रण हो जाएगा। यानी क्या हो गया, यानी मंदी का नियंत्रण, यानी यहां पर क्या हो गया, मंदी का नियंत्रण, मंदी का नियंत्रण। और यहाँ पे नियंत्रित तरीके से कीमतें बढ़ना, नियंत्रित तरीके से कीमतें बढ़ना यानी मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, नियंत्रित तरीके से कीमतें बढ़ना यानी मुद्रा संकुचन का नियंत्रण हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, कितना बेहतरीन प्रोसेस है। यही आपका है प्रोसेस ऑफ ओएमओ, इसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ओएमओ, प्रोसेस ऑफ ओएमओ कहते हैं ओपन मार्केट, प्रोसेस ऑफ ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया। समझ गए डायग्राम को। अब इसी को हमें क्या करना है, फटाफट जो है ना आपके रिवीजन के लिए, फिगर तो आपने समझ ही गया होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे मुद्रा स्फीति की स्थिति में क्या की जाती है, यहाँ पर बेची जाती है, इसको बेची जाती है, सरकारी प्रतिभूति को बेची जाती है, जिससे क्या होता है, सरकारी प्रतिभूति के बिजनेस से मनी सप्लाई कम, डिमांड कम और मुद्रा कीमतें कम।
मुद्रास्फीति का नियंत्रण। और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर डिफ्लेशन, रिसेशन या डिप्रेशन की कंडीशन हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाजार से सरकारी प्रतिभूति को खरीदता है। और सरकारी प्रतिभूति को खरीदने से बाजार में क्या होता है, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। फिगर को आपने समझ लिया, अगर ये बेचेगा तो बाजार में सरकारी प्रतिभूति जाएगा और यहां से मनी सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को दे देगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, बाजार से सरकारी प्रतिभूति जो है खरीद रहा है और बदले में मनी सप्लाई बाजार में आ जाएगा। तो यहाँ मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, कीमत नियंत्रित तरीके से बढ़ जाएगी, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, और डिमांड बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, मंदी का नियंत्रण। चलिए अब आइए फटाफट जो है प्रक्रिया को लिख ले, प्रक्रिया को लिख ले यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रक्रिया आप लिख लीजिएगा याद करने के लिए। हाँ जी, मुद्रास्फीति की स्थिति में हेडिंग दे दीजिएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति में, या हम कहें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति को बेचती है, यानी सेल करती है, सरकारी प्रतिभूति को बेचती है। ठीक है, इससे क्या होगा, बाजार में, इससे क्या होगा, बाजार से मुद्रा कहिए, धन कहिए, मनी कहिए, ठीक है, बाजार से मुद्रा निकलकर आरबीआई के पास चला जाएगा। इससे क्या होगा, बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोगों की क्रय शक्ति में, इसका मतलब ये हुआ लोगों की क्रय शक्ति में क्रय शक्ति परचेजिंग पावर, सब आप याद कर लिए होंगे। लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, मांग में कमी होगी तो क्या होगा, कीमत में कमी, और ये कीमत में कमी नियंत्रित तरीके से, ठीक है। तो कीमत में कमी तो क्या हो गया, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आप याद रखिएगा। इसी को हम प्रोसेस ऑफ OMO कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रोसेस ऑफ OMO कहते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ OMO, प्रोसेस ऑफ OMO। ठीक है, चलिए। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति बेचती है। इससे बाजार से मुद्रा या धन निकल कर आरबीआई के पास चला जाएगा और बाजार में या अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई या लिक्विडिटी में कमी हो जाएगी। इससे लोगों की क्रय शक्ति कम होगा, मांग कम होगा और कीमत में कमी हो जाएगी। मुद्रास्फीति का नियंत्रण। देखिएगा, ये सवाल बड़ा पूछता है। ये सवाल जो है ना, ये सवाल बहुत बार पूछा है, ये सवाल बहुत बार पूछा है। इसको इंपॉर्टेंट पे आप लगा लीजिएगा। सवाल ये पूछा है कि अगर सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूति को बेचती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब सेल किया जाता है ना, तो यहां पे जब आप याद रखिएगा सरकारी प्रतिभूति को यहां पर क्या किया गया, यहां पर सेल किया गया, तो सेल करने से क्या होगा, बाजार में मनी सप्लाई की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये याद रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सरकारी प्रतिभूति को बाजार में बेचने से बाजार में मनी सप्लाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए यहां पे आ गया, लिक्विडिटी या मनी सप्लाई में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपने समझ लिया, मुद्रास्फीति का यहां पे नियंत्रण हो गया। अब इसके दूसरे पक्ष, इसका ठीक अपोजिट वाला मुद्रा संकुचन और मंदी को भी देख लिया जाए। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आपको हमने यहाँ पर क्या किया, आपको हमने यहाँ पर फिगर से भी समझा दिया पूरा का पूरा प्रोसेस, और फिर यहाँ पे आपको लिखा दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला यहाँ पे अगला ये भी आपका प्रोसेस ऑफ OMO में ही आएगा। ये भी आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ OMO में ही आएगा। चलेंगे, तो यहां पे लिखिएगा, यहां पे आप लिखेंगे कि मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूति को खरीदती है। याद रखिएगा, यानी बाई करती है, खरीदती है। ठीक है, मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूति को खरीदती है। तो इससे क्या होगा, आरबीआई से मुद्रा या कहिए धन या हम कहें मनी, तो आरबीआई से मुद्रा निकलकर बाजार में या अर्थव्यवस्था में चली जाती है। इससे क्या होगा, बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में वृद्धि हो जाती है। तो तरलता में वृद्धि होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो वस्तुओं तथा सेवाओं की, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में क्या होगा, वृद्धि होगा। और जब मांग में वृद्धि होगा
तो क्या होगा, मांग में वृद्धि तो क्या होगा, कीमत में वृद्धि होगा, कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि। और याद रखिएगा कीमत में वृद्धि जो होता है ना, कीमत में जब वृद्धि होगा तो कीमत में वृद्धि ये नियंत्रित है, ये क्या है आपका नियंत्रित। तो कीमत में वृद्धि यानी मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि ये भी याद रखिएगा कि कीमत में वृद्धि होना और मांग में वृद्धि होना, यहां पे ये भी याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ये दोनों जो है ना इंस्पिरेशन का काम करता है। यहां पे कीमत में वृद्धि होना, दो चीज यहां पे है ना, देखिए एक है मांग में वृद्धि और एक है कीमत में वृद्धि। तो ये जो है ना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्रभाव ये कहीं ना कहीं से आप जानते हैं कि कीमत में वृद्धि होने से सप्लाई बढ़ता है, जानते हैं ना, कीमत में वृद्धि होने से सप्लाई बढ़ता है। और थ्योरी ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई में आपने क्या देखा था, थ्योरी ऑफ सप्लाई में आपने देखा था कि कीमत में वृद्धि से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। ठीक, और साथ ही साथ मांग में वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या होता है, कीमत में वृद्धि होना और मांग में वृद्धि होना, मांग में वृद्धि होना और कीमत में वृद्धि होना, ये उत्पादक वर्ग के लिए क्या होता है, ये उत्पादन के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये क्या होता है, उत्पादन के लिए प्रेरणा, ये क्या होगा, उत्पादन के लिए प्रेरणा का कार्य करता है, उत्पादन के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। तो इससे क्या होगा, निवेश में वृद्धि होगी, इससे क्या होगा, निवेश में वृद्धि होगी, और निवेश में वृद्धि होगा तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि, निवेश में वृद्धि तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि, और उत्पादन में वृद्धि होगा तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि तो ये क्या होगा, रोजगार में वृद्धि। और इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से मंदी का नियंत्रण, इस तरीके से क्या हो गया, मंदी का नियंत्रण। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है ना, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति होगा। ये तो आपको ये कई बार ये सभी सवाल पूछा गया, कई बार भी ये भी सवाल पूछा गया है कि मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति को यहाँ पे खरीदती है, बाजार से सरकारी प्रतिभूति खरीदती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि सरकारी प्रतिभूति को खरीदने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, क्योंकि आरबीआई से पैसा निकलकर, यहाँ पे फिगर में आपने देखा होगा कि जब खरीदती है तो आरबीआई से पैसा निकलकर बाजार में चला जाता है, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ता है, और इससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, लेकिन नियंत्रित तरीके से मुद्रा संकुचन का नियंत्रण और कीमत बढ़ना, ये एक तरीके से उत्पादन के लिए प्रेरणा का काम करता है। मांग बढ़ना और कीमत बढ़ना उत्पादन के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। थ्योरी ऑफ सप्लाई में आपने देखा होगा कि कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो उत्पादन के लिए प्रेरणा, निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, मंदी का नियंत्रण हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, मंदी का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो है ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ ली। याद रखिएगा, ये सब बातें आपको याद करने लगा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूति को बेचता है, और सरकारी प्रतिभूति को बेचने से क्या होगा, मनी सप्लाई कम होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। यहाँ पे देखा आपने, मुद्रा संकुचन या मंदी को कंट्रोल करना हो तो यहाँ पर क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति को खरीदता है, और इस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा और बाजार से पैसा निकलकर बाजार में जाएगा। तो यहाँ पे बाई करने से मनी सप्लाई बढ़ता है और इससे कीमत बढ़ती है। ठीक है, चलेगा। इसी को हमने आपको पूरा समझाने के बाद ये 1 बाई 1 करके लिखवा दिया, 1 बाई 1 करके लिखवा दिया कि इस कंडीशन में क्या होता है। इस कंडीशन में आप जानते हैं कि मनी सप्लाई को
मनी सप्लाई को कम करके, डिमांड को कम करके और कीमत को कम किया जाता है। कीमत को कम किया जाता है, ये वाली प्रक्रिया होती है, ये वाली प्रक्रिया होती है। और इस कंडीशन में आप जानते हैं, इस कंडीशन में आप जानते हैं कि मनी सप्लाई को बढ़ाकर, ठीक है, इस कंडीशन में आप जानते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाकर और यहाँ पे तरलता को या मनी सप्लाई को बढ़ाकर डिमांड को बढ़ा के और यहाँ पे कीमत को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये सब एक प्लान के तहत होता है, एक प्लान्ड होता है। ये सब क्या होता है? एक प्लान्ड होता है, नियोजित होती है और कंट्रोल्ड होता है। ये सब क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझा, ये सारी चीजों को यहाँ पे समझा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और अगली चीजें जो है अब हम बात करेंगे MSF के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे MSF को समझने के बाद, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को समझने के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव मेथड पे। अभी तक हम क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ रहे थे, अब जो है क्वालिटेटिव मेथड यानी गुणात्मक विधि में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।